द फेस्टिवल सीजन। नहीं, एंजॉय नहीं किया। हाँ, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस है बेटा, मेरे पास लिखा है, मुझे याद नहीं है, मैं बता दूंगा अभी, देख के बाद बता दूंगा बेटा, है ना। मेरे पास है टेस्ट का सिलेबस। ठीक है। एक मिनट। मैं अभी एकदम से मैं सर्च कर रहा था कि दिख जाए, बट दिख नहीं रहा। मैं देख के बता दूंगा प्रॉपर, है ना बेटा। चलो, ओके। सो गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज नई चीज शुरू करनी है, और आज से एक नई तरीके की चीज भी शुरू करनी है। एक तो आज नई चीज शुरू करनी है, दूसरा आज से एक नई तरीके की चीज शुरू करनी है। नई चीज क्या है? कल अपन लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क ये पूरा देख लिया था, समझ लिया था। टॉर्क कैसे चीजों को घुमाता है, टॉर्क से हम कैसे अल्फा निकालते हैं, अल्फा से फिर सारी रिलेटेड क्वांटिटीज निकालते हैं, वो सारी चीज अपन सीखते हैं। आज हमें ये सीखना है एंगुलर मोमेंटम क्या, ठीक है ना। और आज अपन उस चीज को सीखें। आज से एक और नई चीज शुरू होनी है, वो है आज से अपना सेकेंड लेक्चर भी रहेगा। मतलब कल तो चौहान सर के तबीयत की वजह से अचानक लगा था, और चूंकि चौहान सर की तबीयत खराब है अभी भी, इसलिए अब चौहान सर के सारे लेक्चर्स आज कल परसों तीनों दिन मैं लूंगा। तो दो लेक्चर्स होंगे अपना, एक सेकेंड होगा, एक फोर्थ होगा। तो फोर्थ लेक्चर में क्या करेंगे अपन? सेकेंड में तो अपना रोटेशन चल रहा है, रोटेशन चलाएंगे। फोर्थ में अपन शुरू करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। फोर्थ में अपन स्टार्ट करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो दोनों ही 11th के टॉपिक होंगे, दोनों ही पैरेलल रहेंगे, जिससे कि आपको भी एक सेफ मार्जिन मिलता रहेगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री में भी वही चल रहा है, बिल्कुल सही, इसीलिए उन्होंने पैरेलल में उसी चीज को लगाया होगा प्लानिंग करके, है ना। तो एनीवे, केमिस्ट्री में क्या चल रहा है अभी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो चुका है क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं हुआ, ओके, ठीक है। तो बस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शुरू करेंगे अपन, एंड देन थर्मोडायनेमिक्स। तो दोनों ही सब्जेक्ट में सेम चलेगा, तो आपके पास बहुत एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा दोनों चीजों से। हाँ, आइसोकोरिक प्रोसेस चल रही है, हो गया है, ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अपन को सपोर्ट भी मिल जाएगा, और आपका फिजिक्स के हिसाब से भी हो जाएगा, बहुत डिफरेंस नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, दोनों सेम है। केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ना होता है, रिलेटिवली फिजिक्स में कम पढ़ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, ये दो टॉपिक फिजिक्स में कम है, केमिस्ट्री में ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जैसे अपन कहते हैं, तो हीट वाला जो पूरा पोर्शन है वो फिजिक्स अकेले में है, वो केमिस्ट्री में नहीं है आपको हीट वाला पोर्शन, ठीक है ना। थर्मोमेट्री है, थर्मल एक्सपांशन है, एंड हीट ट्रांसफर है,
कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये पूरा अपना यहाँ पे है, ठीक है ना। तो एनीवे लेट्स स्टार्ट विद एंगुलर मोमेंटम। अपन आज की कहानी शुरू करते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम की स्टार्टिंग के साथ, है ना। मस्त एक बार मस्त से बिंदास हो जाए। ठीक है, अब तुमसे एक चीज पूछता हूं, साइकिल चलाना कितने लोगों को आता? बोले सर क्या यार वही क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुके, पहले भी तो पूछा था सर आपने साइकिल चलाने का। हाँ है कि नहीं, सबको चलाना आती है साइकिल, हम सबको चलाना आती है साइकिल। हाँ, सबको साइकिल चलाना आती है। अच्छा, सब साइकिल चला लेते हैं वो? अच्छा, बैलेंस भी कर लेते हो गए? बताओ, साइकिल बैलेंस भी कर लेते हो गए? हाँ, बोले बैलेंस भी कर, अरे सर मेरा तो बैलेंस इतना पक्का है, इतना अच्छा है तो मैं तो कभी कभी दोनों हाथ छोड़ के भी साइकिल चला। दूसरा बोले बोले नहीं सर मेरा तो बैलेंस इतना अच्छा है कि मैं तो दोनों हाथ भी छोड़ देता हूँ, दोनों पाँव भी हवा में कर देता हूँ, फिर भी साइकिल चलती रहती। तीसरा कहता सर मेरा तो बैलेंस ही इतना अच्छा है, हाथ भी छोड़ देता हूँ, पाँव भी छोड़ देता हूँ और कई बार तो मैं सीट भी छोड़ देता हूँ। ठीक है ना। गुड, तो सबको साइकिल चलाना आती है, तो सबको बैलेंसिंग भी आती है। वाह क्या बात है, सब बैलेंस कर लेते हो साइकिल ना। हाँ, बचपन में नहीं आती थी बैलेंसिंग करना। पहले क्या होता था, साइकिल में ऐसे पैडल मारो तो इसी साइड गिर जाती थी, इसी साइड गिर जाती थी, इस साइड पैडल मारो तो इसी साइड गिर जाती थी, इसी साइड गिर जाते थे। हम जिस साइड पैडल मारते थे उसी साइड गिर जाते थे। हमें बैलेंसिंग करना नहीं आती थी, हमें सपोर्टर लगते थे, हमें सपोर्टर लगते थे। तुम लोगों के जमाने में तो वो साइकिल में साइड वाले व्हील आने लगे सपोर्टर के। हम लोगों के जमाने में पीछे पकड़ने के दौड़ने वाला बड़ा भाई चाहिए होता था या दोस्त चाहिए होता था, ठीक है ना। कोई बात नहीं, एक आध को नहीं आती वो दूसरे के नाम पे सीख लेंगे, है ना बेटा। तो हम लोगों के जमाने में जैसे हमको मेरे बड़े भाई ने सिखाई साइकिल, तो वो क्या करते थे, साइकिल का पीछे कैरियर पकड़ के वो दौड़ लगाते थे बैलेंस के लिए, है ना। ठीक है ना। तो अपन लोग जो है ना, कई लोग सपोर्टर के साथ सीखे हैं, कई लोग बिना सपोर्टर के सीखे हैं, लेकिन सपोर्टर सबको चाहिए था। किसी को बड़े भाई के रूप में चाहिए था, किसी को छोटे भाई के रूप में चाहिए था, किसी को दोस्त के रूप में चाहिए था, ठीक है। हम सब ने सपोर्ट लिया और सबने सपोर्ट करके धीरे धीरे साइकिल बैलेंस करना सीखा। और अब हमारा बैलेंस इतना अच्छा है, अब हमारा बैलेंस इतना अच्छा है कि हम मस्ती से गाना गुनगुनाते रहते हैं और साइकिल चलती रहती है। हम मस्ती से गाना गुनगुनाते रहते हैं और साइकिल चलती रहती है। अपन तो बस ध्यान कहाँ होता है, इधर पे भी इधर पे भी। और कई लोगों की तो आदत होती है कि रोड पे चलते समय पूरा एंटरटेनमेंट देखते आते हैं, पूरा एंटरटेनमेंट देखते आते हैं। तो भाई मेरे, तुम लोगों को साइकिल बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, तुम्ही ने सीखा है बैलेंस, तुमको ही बैलेंस करना आता है, तुम बहुत अच्छा बैलेंस करते हो। रोड पे हवा चल रही हो, गड्ढे हो, टेढ़े हो, पेड़, सब में तुम बैलेंस कर लेते हो। तो फिर सीधे सीधे में तो बैलेंस कर ही लोगे, जब हवा नहीं चलेगी तो बैलेंस कर ही लोगे। रोड बिल्कुल स्मूथ हो, टाइल्स की तरह एकदम से स्मूथ टाइल्स लगी हुई ऐसा, तो और भी आसानी से बैलेंस कर लेंगे। साइकिल चलाने में अपन को पैडल मारना पड़ता है तो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, और तुमको पैडल भी नहीं मारना पड़े, जैसे स्लोप पे गाड़ी ढड़कती है, पैडल भी नहीं मारना पड़े, तो और भी अच्छे से बैलेंस कर लोगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब बैलेंस करना तुमको बहुत अच्छे से आता है। ओके, थैंक यू। बैलेंस करना तुमको बहुत अच्छे से आता है, तो एक काम करो, केवल बैलेंस कर लो, केवल बैलेंस कर लो, मत चलाओ साइकिल। लाओ, अब हम तुम्हें साइकिल को लाते हैं। यस, यू आर करेक्ट सकीना, बिल्कुल सही है ना। तुम्हारे मेरे चेहरे की हंसी और खुशी देख के अंदाजा लगा लिया तुमने, लगता है ना। ठीक है। यस, चाय पार्टी, चाय पार्टी, ओके। यू पीपल आर इंटेलिजेंट, मतलब दैट्स व्हाई आई एम ब्लेस्ड, है ना। मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ तुम लोगों को बात कर रहा हूँ कि तुम लोग जो है
वैसे ही अंदर लगाते हो। आज तो चाय मिल गई सर को, मजे है ना। अच्छा, चाय आने की खबर में ही एनर्जी तुम देख रहे हो कितनी अच्छी है। चाय आने की खबर से ही एनर्जी अपनी अच्छी हो जाती है। ठीक है। तो पॉइंट कि जब तुम्हें इतनी अच्छी बैलेंसिंग करना आती है, तो तुमको एक काम करता हूं, तुमको मैं अपने घर में बुलाकर और साइकिल पर बिठाता हूं, अपने घर के अंदर। ध्यान रखना, तो घर है मेरा, रोड नहीं है। घर है, रोड नहीं है। और तुमसे कहता हूं एक काम करो, बैलेंस कर लो। साइकिल चलाना नहीं है, साइकिल स्टैंड पे नहीं है। आजकल तो साइड स्टैंड आते हैं, वैसे मेन स्टैंड आते भी नहीं है ना, पुराने जमाने वाले अपने। तो हमारी तो, हम तो तुम्हें जो साइकिल देंगे उसमें तो स्टैंड होगा ही नहीं, बैठा देंगे तुमको सीट पर, है ना। अब तुमसे कहेंगे बेटा साइकिल बैलेंस करो। अब बताओ कितना अच्छा बैलेंस आता है तुम सबको। अब तुमको वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे अपन साइकिलिंग का, 72 आवर्स है वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिना रुके, वरना रुके 72 आवर साइकिल चला सकते हैं। और बिना चलाए कुछ मिनट का रिकॉर्ड होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे पता नहीं है, बट होगा यदि कोई रिकॉर्ड तो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिनट में ही होगा कुछ। एग्रीड। तो एक मन में क्वेश्चन नहीं आया तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि यार जब चलती हुई साइकिल इतनी आड़ी टेढ़ी सब हम बैलेंस कर लेते हैं, तो ये रुकी हुई साइकिल जहां ना हवा का प्रेशर है, ना हवा के झोंके लग रहे, ना हमें चलाने का टेंशन, ना पैडल मारने पड़ रहे हैं, फिर क्यों हमसे बैलेंस नहीं होती? फिर क्यों हमसे बैलेंस नहीं होती? 1.45 सेकंड का रिकॉर्ड है। अच्छा, 1.45 सेकंड का होगा, हाँ ठीक। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि फिर क्यों नहीं हमसे बैलेंस होती है? द आंसर इज एंगुलर मोमेंटम। आओ अपन शुरू करते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। आंसर इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो तुम नहीं हो जो साइकिल को बैलेंस करते हो, वो तुम नहीं हो जो साइकिल को बैलेंस करते हो, वो फिजिक्स है बिहाइंड इट, वो फिजिक्स है बिहाइंड इट जो साइकिल को बैलेंस रखती है। अरे तुमको हटा देता हूं मैं साइकिल से, और साइकिल को एक स्लोप पर ढड़का देता हूं, एक स्लोप पर साइकिल को ढड़का देता हूं, जो स्लोप शुरुआत में थोड़ा सा स्टीप है, उसका साइकिल अपने आप सीधी चलती रहती है। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे सर्किस में करता है, सर्कस में लोगों को देखा होगा, जोकर्स को, कि वो साइकिल वहां पीछे से छोड़ देते हैं, वो साइकिल दौड़ के आती होगी, उसके साथ पैदल दौड़ते रहते हैं। भाई साहब, who was balancing the bicycle? Who was balancing the bicycle? एक्चुअली जो आपने बैलेंस करना सीखा है ना, वो बैलेंस करना नहीं सीखा, आपने डिसबैलेंस करना खत्म किया है अपना। साइकिल तो अपने आप बैलेंस रहती है एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है ना। अब वो कैसे होती है, किस तरह से होती है, आज अपन इसको इसको सीखते हैं। अब ये तो समझ में आ गया यार, ये टॉपिक मजेदार है, इतना पता चल गया ये टॉपिक मजेदार है, आज मजा आने वाला है क्लास में, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या? कुछ नहीं होता सर, आपने पहले पढ़ाया था ना, बोले जहां भी मोमेंटम ऐसा कुछ सर्कुलर चीज लग जाए, बोले उसको बोल दिया करो मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। बोले है मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब? बोले हाँ, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। आप ही ने तो कहा था सर्कुलर मोशन में, रोटेशन मोशन में कोई भी चीज, जैसे अपन लीनियर मोमेंटम कहते हैं, तो रोटेशन में जाके क्या हो जाएगा? बोले एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। बोले क्या मतलब? बोले मोमेंट ऑफ मोमेंटम। लीनियर मोशन में फोर्स होता है, तो वो एंगुलर मोशन में, रोटेशनल में क्या हो जाएगा? बोले मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, ठीक है ना। लीनियर मोशन में इनर्शिया होता है, बोले वहां पे क्या हो जाएगा? बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। बोले अच्छा,
बोले गुड, मजा आया, समझ में आया। बोले मोमेंट ऑफ फोर्स आर इंटू एफ था, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था, आर क्रॉस एफ था, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब आर क्रॉस पी होगा, ठीक है ना, पी क्या है यहां पे, यहां पर पी देखें तो यहाँ पी क्या है बेटा, पी इज लीनियर मोमेंटम, पी इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो भैया इसको शो कैसे करते हैं, बोले इसको वेक्टर सिंबल एल से डिनोट करते हैं। एल अभी तक तो अपन एमएलटी में देखते थे, एल अपन अभी तक तो एमएलटी में देखते थे, फिजिक्स वालों के साथ यही जो समस्या है, क्वांटिटीज इतनी ज्यादा है कि अल्फाबेट 26 अल्फाबेट भी कम पड़ जाते हैं, ABCDEFG वाले, तो 26 अल्फाबेट भी कम पड़ जाते हैं, फिर अल्फा थीटा गामा बीटा ईटा सीटा गाई काई सब उधार ले लेते हैं ग्रीक से, वो भी कम पड़ जाते हैं तो फिर रिपीट कर देते, वो भी कम पड़ जाते हैं तो फिर रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, तो यहां से अपन ने देखा तो आर क्रॉस पी इज इक्वल टू एल वेक्टर। अब यदि अपन कहें फॉर P इज इक्वल टू M इंटू पी, तो L इज इक्वल टू M का इक्वलेंट, M का इक्वलेंट बोलो भाई, M का इक्वलेंट रोटेशनल में, हाँ M क्या है वहां पे, मास इनर्शिया, यस, ठीक है ना, तो M का इक्वलेंट हो गया यहाँ पर I, और V का इक्वलेंट, V का इक्वलेंट ओमेगा। तो L का एक फॉर्मूला ये भी होता है, L का एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि यार दो फॉर्मूले कैसे कैसे चलाएं दो फॉर्मूलों में, तो ध्यान से सुनना, फॉर लीनियर मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू MVR P इंटू आर, MVR है ना, ये अपन इसी चीज को कहते हैं, और L वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, है ना, किसके लिए हो गया बेटा, फॉर लीनियर मोशन, कोई पार्टिकल लीनियर मोशन में जा रहा है। अभी अपन ने उस दिन डिस्कस किया था ना बेटा कि स्ट्रेट लाइन मोशन में एरोप्लेन जा रहा है तो क्या उसका भी रोटेशन मोशन होगा, उसका भी एंगुलर वेलोसिटी होगी, डिस्कस किया था, उसके में भी निकल कर आया था, हाँ उसके पास भी एंगुलर वेलोसिटी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि यदि वो एरोप्लेन मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो क्या उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम है, क्या उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम है, यस है, कितना है, MVR। कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब एरोप्लेन होने को तो बहुत बड़ा होता है लेकिन अपने लिए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है, वो दूर है तो अपने लिए, ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, साइकिल, किसी की साइकिल जा रही है तो वो साइकिल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, साइकिल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो क्या उसका एंगुलर मोमेंटम है, हाँ है, कितना है, MVR, ठीक है ना, कितना है, MVR। तो अब यहाँ पे V और R में रिश्ता क्या है भाई, तो देखो R जो है अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट में लिया है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं अपन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, सो हियर R is perpendicular distance of velocity vector from point of reference,
R is the perpendicular distance of velocity vector from point of reference. पढ़ने में तो अच्छा लगा, समझने में कुछ नहीं समझ में आया. R is perpendicular distance of velocity vector. यहां तक तो समझ में आ रहा है. From point of reference, ये जो है अपने पल्ले नहीं पड़ा, ये अपने पल्ले नहीं पड़ा. क्या है ये? है क्या? चेक करते हैं, चेक करते हैं क्या है. जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है ना, तो हर्षित आके खड़ा हो गया, बोले सर मैं भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा. मैं जब निकल के देखता हूँ एरोप्लेन को, तो हर्षित भी हमेशा मेरे साथ में आके खड़ा हो. और क्या कहता, मैं भी, मेको भी, मेको भी, मेको भी, ठीक है ना, हमेशा कहता बस मेको भी देखना बस. ये एरोप्लेन जा रहा था, ठीक है ना. अब तुमको तो पता है ना, हर्षित छत पे रहता है, हर्षित हायर फ्लोर पर रहता है. तो हर्षित यहाँ खड़ा था एक दिन छत पे, यूं हवा खा रहा था, ठीक है ना. जैसे ही एरोप्लेन निकला, मैं बाहर आया, कौतूहलवश, ऐसा एरोप्लेन देखेंगे, बड़ा मजा आता है. बचपन में तुम अपने देखते थे, है ना, दौड़ दौड़ के पीछा भी करते थे कि अपन एरोप्लेन से तेज भी चलेंगे, है ना. हाँ, तो यहाँ पर मैं खड़ा था, मैं एरोप्लेन को देख रहा था. हर्षित ने जैसे देखा, सर भी देख, फौरन छत पे आ गया, फौरन छत पे आ गया. अब एरोप्लेन का मास फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है. हर्षित देखेगा तो हर्षित अपने हिसाब से आर ये लेगा, और मैं देखूंगा तो मेरे हिसाब से आर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस रहेगी. तो पॉइंट इज कि दोनों के रेफरेंस फ्रेम से आर की वैल्यू अलग अलग है. किसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है एरोप्लेन का? किसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है, मेरे या हर्षित के? मेरे रिस्पेक्ट में ज्यादा. ये क्या बात हुई? एरोप्लेन तो वही है, मास उसका वही है, स्पीड भी उसकी वही है. एरोप्लेन चलाया जा रहा है, पायलट को तो पता भी नहीं कि आप देख रहे हो. फिर भी आप कहते हो एंगुलर मोमेंटम किसी एक के लिए ज्यादा, किसी एक के लिए कम. मतलब ये एंगुलर मोमेंटम नहीं हो गया, पायलट नहीं. हाँ जी, तो पायलट को पता ही नहीं है, पायलट तो अपने स्मूथ वे में एरोप्लेन चलाया जा रहा है. हर चीज कहता है इसका एंगुलर मोमेंटम इतना है, मैं कहता हूँ इसका एंगुलर मोमेंटम इतना. अरे यार ये मोमेंटम नहीं हो गया, मजाक हो गया. अभी भी म्यूट है क्या? अभी भी म्यूट है ना? हाँ यार, एंगुलर मोमेंटम नहीं, मजाक हो गया. बोले, बोले क्यों? बोले आप एरोप्लेन की स्पीड से जाना है, आप अलग अलग हिसाब से कहते हैं. तो भैया मेरे, हाँ होता है, एंगुलर मोमेंटम ऐसा ही है. इसीलिए रेफरेंस फ्रेम की बात करना पड़ती है, इसीलिए रेफरेंस फ्रेम की बात करना पड़ती है. अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से, मेरा फ्रेम अलग है, हर्षित का फ्रेम अलग है, दोनों के फ्रेम से अलग अलग होगा, है ना. हाँ, सबके आंसर सही है.
जो भी इसमें एंगुलर मोमेंटम में कुछ भी आंसर दे दे सब सही है। बोले बोले क्यों? बोले मेरे फ्रेम से। अरे तुम तो ठीक है, ये तो हर्षित था जो छत पे था, तुम्हें तो पता नहीं है अभिषेक की स्थिति। अभिषेक तो क्या था, यूं उड़ गया हवा में, यूं खलक। बोले आज तो हनुमान बनकर ऐसा लो, हनुमान बना देता हूँ उसको। है ना, ऐसे पीछे से यूं हनुमान बना चले जा रहा। तो अभिषेक क्या कहता है, बोले वाह, मेरे लिए तो इसका एंगुलर मोमेंटम 0 है। बोले क्यों? बोले मेरे लिए इसका एंगुलर मोमेंटम 0। बोले क्यों? बोले क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और मेरे पोजीशन दोनों के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, 0 है। ठीक है ना। तो पॉइंट इज यहां पर कोई उसी चीज को क्लॉकवाइज भी कह सकता है, कोई उसी चीज को, अब अभिषेक है तो यहीं तक है, आशीष होता तो कहां होता, आशीष होता तो कहां होता, यहाँ ऊपर होता। आशीष होता तो कहां होता, ऊपर होता। तो वो कहता है सर ये तो उल्टा घूम रहा है, मेरे लिए तो उल्टा है। और वो तो गनीमत है, ये आशीष हो गई है। बुरहानुद्दीन होता तो वो कहता सर ये तो एरोप्लेन मेरी वजह से आ रहा है यहाँ पे, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, ये तो एरोप्लेन मेरी वजह से ही चल के आ रहा है। सो पॉइंट इज कि एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेफरेंस फ्रेम। अब क्वेश्चन उठता कि ठीक है, ये तो हो गया एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कब लगेगा भैया वो भी बताओ। एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि भाई एंगुलर मोमेंटम कब होता है, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट के रूप में मूव करता है ना। हाँ, प्लेन में बेटा क्या, मैं नहीं समझ पाया आपका मैसेज, एक मिनट। प्लेन में बैठे हुए, हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही, प्लेन में बैठे हुए लोगों के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। तो पॉइंट इज, अब अपन यदि यहाँ पे देखें कि आई ओमेगा कब लगेगा, तो दूसरा पॉइंट सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, जब रोटेट हो रहा हो तो उस स्थिति में देन, और ऑब्जेक्ट भी कैसा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जिसका खुद का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। व्हेन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग देन L is equal to I ओमेगा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I ओमेगा हो जाएगा। जैसे ये साइकिल का पहिया, अब ये साइकिल का पहिया अपने स्टैंड पे खड़ा गोल घूम रहा है, साइकिल का पहिया एक्सटेंडेड मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट, लीनियर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो पॉइंट नहीं हो। अब पॉइंट के अलावा बाकी सारे ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, ये पेन एक्सटेंडेड है, ये प्लेट एक्सटेंडेड है, बोर्ड एक्सटेंडेड है, 3D वाला पत्थर एक्सटेंडेड है, बॉल एक्सटेंडेड है ना। जिसकी साइज को अपन नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं एक्सटेंडेड होगा तो MBR, यदि एक्सटेंडेड नहीं हुआ तो MBR। ठीक है ना। हाँ, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और वो रोटेट कर रहा है तो उस स्थिति में अपन I इंटू ओमेगा लेते हैं। ठीक है ना। अब कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड भी है, रोटेट भी हो रहा है और साथ ही साथ ट्रांसलेट भी हो रहा है। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, साइकिल का पहिया। साइकिल का पहिया जब चलता है तो गोल भी घूमता है, और ऐसा होने पे, ऐसा गोल घूमने पे उसके पास साइड वेलोसिटी भी होती है। तो तीसरा केस आ जाता है, इफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग प्लस ट्रांसलेटिंग, रोटेट भी हो रहा है और ट्रांसलेट भी हो रहा है, देन द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I ओमेगा। I कौन सा, एक्सिस, जो भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है।
जिस भी एक्सिस 99.99% सेंटर ऑफ मास, 99.99% वो एक्सिस कौन सी होती है बेटा? वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास होती है। ओके, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में आई ओमेगा, सो दैट इज आई राइट आई सी, सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ मास। कब है बेटा सेंटर ऑफ मास? जहां पर सेंटर ऑफ मास ही एक्सिस है। मैं सी को आगे सेंटर ऑफ मास ऑब्लिक एक्सिस कर दूंगा, लिख दूंगा आई सी ओमेगा प्लस एम वी सी इंटू आर। VC is velocity of that particular axis या वो particular center of mass. तो C suffix stands for COM or axis of rotation. यदि एक्सिस सेंटर ऑफ मास पर नहीं है तो जो भी एक्सिस है हम उसी का अबाउट आई लेंगे, उसी एक्सिस के अबाउट आई भी लेंगे, उसी के अबाउट ओमेगा भी लेंगे और उसी एक्सिस की ही वेलोसिटी लेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऐसी स्थिति में हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा तुमको, इसकी वेलोसिटी अलग मिलेगी, इसकी वेलोसिटी अलग मिलेगी, इस पॉइंट की अलग मिलेगी, इसकी अलग मिलेगी, इसकी अलग मिलेगी, इसकी अलग मिलेगी, इसकी अलग मिलेगी। तो आप किसकी वेलोसिटी लोगे एमबीआर में? आप एमबीआर में किसकी वेलोसिटी लोगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या फिर वेलोसिटी ऑफ एक्सिस? ओके, जिस एक्सिस पर वो रोटेट कर रहा है 99.99% तो एक्सिस ही सेंटर ऑफ मास होता है ना। और यदि नहीं है तो जो एक्सिस है उसका लेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास होना कंपलसरी नहीं है, सेंटर ऑफ मास होना कंपलसरी नहीं है, एक्सेस होना कंपलसरी। ये एक्सेस होना कंपलसरी। इज इट ओके? आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, सभी लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नाउ दिस इज व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन। ये है एंगुलर मोमेंटम। अब आप लोग फटाफट फटाफट एंगुलर मोमेंटम निकालो पहले तो कुछ बॉडीज का, है ना, फिर उसके बाद में अपन इसकी आगे की करेंगे। An airplane is flying at a height of 500 meters at a speed of 360 kilometers. Mass of airplane is 100 tons. 100 ton. 1 ton is 1000 kg. है ना, मतलब 1 लाख किलोग्राम है। Find the angular momentum of it
with respect to an observer on the ground and with respect to an observer in the line of plane's velocity. सेकेंड वाले का आंसर तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बिना कैलकुलेशन के आप आंसर दे सकते हो सेकेंड वाले का, तो फर्स्ट वाले का कैलकुलेशन करके निकालो। हाँ, फर्स्ट वाले का कैलकुलेशन करके निकालो बेटा। मुझे दबा दिया, मुझे दबा कर रखा है। आगे बेटा, ओके। L is equal to MVR, सीधा सीधा सा, M is 10⁵, V is 360 किलोमीटर पर आवर is equal to 100 meter per second. 100, R is at a height of 500. So answer is 5 into 10 to the power 9 kg meter square per second. kg meter square per second. ठीक है ना? ये इसका किसका है बेटा? फर्स्ट ऑब्जर्वर का। दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वर। सेकेंड ऑब्जर्वर L is equal to 0। सेकेंड ऑब्जर्वर के लिए 0। चलो ओके। A sphere of mass m, radius r is revolving in a circular path with angular velocity omega, है ना? Find L। एक स्फीयर है
मास m रेडियस r का रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, ब्रैकेट में l सर्कुलर पाथ की रेडियस दे दी, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड एंगुलर मोमेंटम, l निकालना है, निकालो। अब आपको करना है, द चॉइस इज आई अल्फा, अल्फा कहाँ है, अल्फा कहाँ है, ओमेगा दिया, फिक्स कांस्टेंट है, ओमेगा से घूम रहा है। या एक काम करो, उसको एक काम करते हैं बेटा, एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, इस एल की जगह पर मैं यहाँ पे 2r लिख देता हूँ। अब करना, ओके, अब कीजिए। कुछ गलत हो गया संजीवनी, थोड़ा सा गलत हो गया। नहीं ऋषिका नहीं, यस बिल्कुल सही है, सकीना विशी सही है, ओके चलो ओके, मैं बता देता हूँ। I'm going to find it by two methods. एक मेथड जिसमें मैं मानूंगा प्योर रोटेशन, और दूसरी मेथड जिसमें मैं मानूंगा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। अब देखो यहां पर मैं चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। पहली चीज, या पहले एक काम करो, प्योर रोटेशन पहले कर लेते हैं, पहले प्योर रोटेशन, उसमें मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो। प्योर रोटेशन है भाई, कहीं कोई नहीं जा रहा, सब वही एक्सिस के अबाउट ही घूमता घूमता रह रहा है, सीधा सीधा सा एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा है, इसलिए मुझे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं। ओके क्या, तो सीधा सीधा से क्या करेंगे हम, L बराबर I इंटू ओमेगा। प्योर रोटेशन में अपन ने यही फॉर्मूला पढ़ा है, प्योर रोटेशन में यही फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एक्सिस को प्रायोरिटी देते हैं, एक्सिस ट्रांसलेट नहीं हो रही है, ये इसके अबाउट घूम रहा है, ये इसके अबाउट घूम रहा है, और वो एक्सिस ट्रांसलेट नहीं हो रही है। क्या ये चीज समझ में आई? इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा एवरीबॉडी? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं है। कौन सा अपन रॉकेट चला रहे हैं, कौन सा अपन एरोप्लेन चला रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, क्या देखना है। अरे कुछ नहीं, बोले ये गोल घूम रहा है, बोले किसके पास घूम रहा है, बोले इस एक्सिस के पास घूम रहा है। कैसा घूम रहा है, ऐसा है। तो बोले कहीं जा रहा है क्या, ट्रांसलेट हो रहा है? नहीं ट्रांसलेट नहीं हो रहा, यही यही घूम रहा है, यही यही घूम रहा है। बोले अच्छा ठीक, तो प्योर रोटेशन है? बोले हाँ। तो बोले उसकी एक्सिस क्या है, बोले ये वाली एक्सिस है। बोले एक्सिस का ट्रांसलेशन है क्या, बोले नहीं एक्सिस ट्रांसलेट हो रही है। बोले हाँ ठीक, ओके एग्री, मान गए, ठीक है ना। इतना हो गया, तो फिर बोले क्या है, एल बराबर आई ओमेगा। अब बोले पहले एक काम करो, आई निकालो, आई कितना। बोले इसका आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आई इज इक्वल टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से बताओ इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr² प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2r दी है आपको क्वेश्चन में, तो कितना हुआ प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू ओमेगा, यार ये तो i इजिकल टू है ना, ये i था, तो L बराबर क्या आ गया, इसको सॉल्व करो 5 4 20 22 अपॉन 5 mr², आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोले ठीक। ये वाला मेथड समझ में आया एवरीबॉडी, सभी लोग बेटा, क्या ये मेथड समझ में आया? फर्स्ट मेथड में किसी को भी दिक्कत है बिल्कुल बेहिचक पूछ लो बेटा, किसी को कोई भी दिक्कत हो, जिनको समझ में, अब जिनको समझ में आ गया वो नहीं आंसर देंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो आंसर देंगे बेटा। जिसको समझ में नहीं आया, क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, जस्ट राइट दैट थिंग, क्या समझ में नहीं आया। यदि किसी को समझ में नहीं, किसी का कुछ भी नहीं होगा तो मैं मान लूंगा सबको समझ में आएगा। हो गया बेटा, ओके एग्रीड, मान लिया कि तुम सबको समझ में आ गया, ओके डन। चलो अब बात करते हैं अपन रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में, ठीक है ना, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, उस स्थिति में अब क्या है, ये एक्सेस है, ध्यान से देखना बेटा, इस एक्सेस के इस साइड स्फीयर है, इस एक्सेस के इस साइड स्फीयर है। अब आप इस स्फीयर को मान लो क्या, मेरा सिर, ये मेरा सिर है, ठीक है ना, आपने यहां से धागे से बांध दिया मुझे, धागे से आपने मुझे बांध दिया एक्सेस से, और आप अब कह रहे हो गोल घूमो, तो देखो मैं गोल घूमा, मेरी नाक एक्सिस की तरफ है, मेरी नाक एक्सिस की तरफ है, ऐसा गोल घूमा, फिर से मेरी नाक एक्सिस की तरफ है, फिर और गोल घूमा, मेरी नाक एक्सिस की तरफ है, दिख नहीं रही तुम लोगों को, लो दिख गई, हाँ ओके क्लियर, फिर और घूमा मेरी नाक एक्सिस की तरफ, और वापस मैं घूम के यहां आ गया मेरी नाक एक्सिस की तरफ, पूरा एक चक्कर लगाया मैंने, पूरा एक चक्कर लगाया, मेरा सिर ऐसा था जैसे मेरा अंगूठा नाक को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंगूठा दिख रहा है मेरा अंगूठा, वो नाक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा अंगूठा ऐसे गोल घूम रहा था, अंगूठा हमेशा नाक मेरा इसकी तरफ, तो जब मैंने पूरा एक चक्कर लगाया तो मेरे सिर ने भी अपनी ओन एक्सिस के अबाउट एक चक्कर लगा लिया। ऐसा ही तो होता है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस पे भी तो घूम जाती है। अंतर वहां यह है कि अर्थ सूर्य का पूरा एक चक्कर पूरे 365 दिन में लगाती है, लेकिन अपनी ओन एक्सिस पर एक दिन में पूरा गोल घूम जाती है कि नहीं? ऑन द अदर हैंड यहां पर क्या हुआ था, जितने समय में मैंने पूरा एक चक्कर लगाया, मेरा सिर भी तो देखो, अब जरा मैं एक्सेस हटा देता हूं, तुम देखो जरा, पहले मेरी नाक ऐसी थी, फिर मेरी नाक पीछे गई, फिर मेरी नाक ऐसी आई, फिर मेरी नाक सामने, कितना घूमा मैंने कितना चक्कर लगाया, एक चक्कर। तो इसका मतलब जितना ये अपन राउंड लगा रहे हैं उतना ही मेरे स्फीयर भी घूम रहा है। अब मेरे सिर को स्फीयर माना था पहले, तो ये स्फीयर भी तो उतना ही घूमा बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो इसके ओन एक्सिस के अबाउट है वो भी ओमेगा हो गया, इसका मतलब इसकी ओन एक्सिस के अबाउट भी कितना हो गया, ओमेगा हो गया,
क्योंकि जितने में उसने चक्कर लगाया वो उतनी देर में अपनी एक्सिस के अबाउट भी एक चक्कर लग गया उसका। तो अब रोटेशन किसका है? केवल स्फीयर का। किसके अबाउट? स्फीयर अबाउट इट्स ओन एक्सिस प्लस ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अब हम ये कहेंगे कि एक्सिस की ट्रांसलेशन हो रहा है। अब हम किसके अबाउट ले रहे हैं? अब हमने अपना ध्यान कंसंट्रेट किस पे किया? केवल स्फीयर पे। तो स्फीयर अपनी ओन एक्सिस पे घूम रहा ओमेगा से, और उसकी खुद की एक्सिस कितनी स्पीड से ट्रांसलेट कर रही है वो हम देख लेंगे, वो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस होगा। तो जब कंबाइंड फॉर्मूला लगाएंगे तो स्फीयर का आएगा आई सी इंटू ओमेगा प्लस एम वी सी इंटू आर। अब आर इज 2r अपने केस में। रेडियस कितने में घूम रहा है वो स्फीयर? 2r की रेडियस में घूम रहा है। तो कितना हुआ? आई सी इंटू ओमेगा प्लस एम वी सी इंटू 2r। क्या ये समझ में आया? बहुत सिंपल सी चीज है भाई, बहुत सिंपल सी चीज। स्फीयर ले लिया और स्फीयर की एक्सिस ले ली। स्फीयर की एक्सिस ट्रांसलेट कर रही है स्फीयर की खुद की एक्सिस। हाँ, तुम थोड़ी ना मान सकते हो ओमेगा, मैंने तुम्हें करके दिखाया कि जितनी देर में मैंने घूमा उतनी देर में ही वो भी अपनी एक्सिस पे घूमा। सकीना, मन से नहीं मानना, कुछ भी मन से नहीं मानना है। इसी चीज को विजुलाइज करने के लिए तो इतनी एक्सरसाइज की, मैं घूम के दिखाया, ठीक है ना, कि भाई जितनी देर में मैंने पूरा एक चक्कर लगाया उतनी देर में ही उसने भी एक चक्कर लगा लिया। तो इसका मतलब इसको गोल घूमने में जितना टाइम पीरियड है उतना ही टाइम पीरियड उसका है। किसने कहा कि एजम्पशन है? क्वेश्चन में देखो, बांध के घुमाया है ना, बांध के घुमाओ जरा तुम किसी भी गोले को। ये ठीक है ना, घुमाओ बांध के। कौन सा हिस्सा अंदर है? हमेशा हमेशा कौन सा हिस्सा अंदर है? एक ही पर्टिकुलर पॉइंट अंदर होगा ना हमेशा, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट अंदर होगा हमेशा, है कि नहीं? तो इसमें कहने की जरूरत कहां से आई अलग से बेटा? हाँ, तो अब यहां से देखिए अपन, तो आई कितना होता है ओन एक्सिस के अबाउट? 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस एम वी सी। अब इसकी एक्सिस की स्पीड कितनी होती है? v बराबर आर ओमेगा। तो अपने लिए r क्या है? 2r है। सो दैट इज 2r इंटू ओमेगा इंटू 2r, एंड दैट इज इक्वल टू, फिर से क्या हो जाएगा? 22/5 मतलब आप दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो आप एक ऐसी एक्सिस ले सकते हो जिसके पास ट्रांसलेशन नहीं है और उससे आप एल निकाल दो, या आप एक ऐसी एक्सिस ले सकते हो जिसके पास खुद का ट्रांसलेशन है, जिसके पास खुद का ट्रांसलेशन है। बेटा अवनी, ये वाली एक्सिस घूम रही है, ये एक्सिस घूम रही है, हाँ आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये एक्सिस यदि घूम रही है तो इस एक्सिस की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, एक्सिस की वेलोसिटी कहा था मैंने कहा था ना एक्सिस की वेलोसिटी। तो एक्सिस की वेलोसिटी कैसे निकलेगी? v बराबर आर ओमेगा इस केस में, ठीक है ना। तो वो एक्सिस की वेलोसिटी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? एम वी सी इंटू उसकी रेडियस, रेडियस इज 2r। 2r क्यों? क्योंकि वो एक्सिस कितनी रेडियस में घूम रही है? एक्सिस घूम रही है 2r रेडियस में, एक्सिस 2r रेडियस में घूम रही है। क्या ये चीज कुछ कुछ समझ में आई? 100% तो नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी बेटा ये समझ में। ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। हाँ, कुछ कुछ समझ में आएगी। और ये जो है ना कुछ कुछ को
अब आपको कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार में नहीं आएगा बेटा, 1-2 बार में नहीं आएगा, 1-2 बार में नहीं आएगा अच्छे से, 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मन में फील हो पाएगा, 5 बार। सो प्लीज बी कॉशियस। मैंने आज तक कभी किसी भी टॉपिक पर ये नहीं कहा कि इतना बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, आज तक कभी किसी टॉपिक पर नहीं कहा। लेकिन इस पर इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये विजुअलाइज इजीली नहीं होता, उतनी आसानी से समझ में हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। समझ में तो इनफैक्ट सबको आ गया, जो मैंने समझाया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं समझाई कि समझ में नहीं आई वाली बात, समझ में तो सबको आ गया, लेकिन आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस चीज एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो चीज ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे कर लेंगे, ऐसा कैसे, वो ऐसा कैसे जो है ना वो आपको एक्सेप्ट नहीं करने देता बहुत सारी चीजें। तो वो वाली जो चीज है ना, वो प्रॉब्लम तो है अभी रहेगी, लेकिन वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ओके डन। सर ओके, अगला आप ध्यान से देखो बेटा, साइकिल अपन कम स्पीड पे चलाते हैं तो साइकिल जल्दी डिस्टर्बेंस होती है, जल्दी डिस्टर्ब होती है। तो साइकिल तेज स्पीड पे चलाते हैं तो साइकिल का बैलेंस ज्यादा अच्छा रहता है। ऑल्दो ये चीज हर एक व्हीकल के साथ एप्लीकेबल है, स्कूटर के साथ भी ये चीज एप्लीकेबल है। हाँ। If the total mass of bicycle is 40 kg, moment of inertia of each wheel is about their axis is 2 kg meter square. Height of COM of bicycle is 3 by 4 meter from ground, and wheels radius is half meter. Find angular momentum at a speed of 18 km per hour. थोड़ा सा डेटा कुछ ज्यादा दिख रहा है तो अपन लिख लेते हैं किनारे पर। क्या क्या दिया है भाई? मास ऑफ बाइसिकल 40 kg चाहिए पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। रेडियस ऑफ व्हील भी दी है, ये रेडियस ऑफ व्हील है आर, एंड दैट इज हाफ मीटर। ओके, ये भी दे दिया आपको। देन हाइट, सेंटर ऑफ मास की हाइट ये भी दे दिया आपको, सेंटर ऑफ मास की हाइट एच कितनी दी है? एच इज 3/4 मीटर, ठीक है ना, एच इज 3/4 मीटर, है ना। व्हील रेडियस दे दी, स्पीड दे दी, वी दे दिया आपको 18 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और क्या चाहिए है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच व्हील, आई दे दिया आपको 2 kg मीटर स्क्वायर। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? देखो इस तरह से अपन ने ये चीजें यहाँ पे डेटा लिख लिया कि इतना अपने पास ओवरऑल डेटा है। अब हमें क्या चाहिए? यदि देखा जाए तो इसका एक व्हील तो ये रोटेट हो रहा होगा, एक व्हील ये रोटेट हो रहा होगा, तो 2 तो आई ओमेगा चाहिए एक्सिस, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे आई ओमेगा एक्सिस के अबाउट है प्लस एम वीसी इंटू आर। आर अपने इस केस में क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, MVCR, and this is what is the total angular momentum. Total angular momentum. Total angular momentum में यदि अपन देखें तो this is 2 I omega plus MVC into H.
अब यहां से 2 तो ठीक है, आई अपन को दिया हुआ है दैट इज 2 kg, ओमेगा ओमेगा अपन को नहीं दिया है, तो ओमेगा की जगह हम लिख देंगे v अपॉन आर, रेडियस इज हाफ मीटर, v अपॉन आर ना, r इज दिस स्मॉल r लिख देता हूं यहाँ पे, प्लस m इज अगेन 2 kg, सॉरी m इज 40 kg, है ना। vc वेलोसिटी, जितनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी उतनी एक्सिस की भी वेलोसिटी होगी, सेम है, सो दैट इज 5 मीटर, और हाइट इज 3/4. How much it comes out to be? 4 into v. V is how much? V is 5 upon radius. Radius is half meter, 1/2, plus 40 को 4 से कैंसिल कर दिया, 10, 50, 150, 150. So it is 8, 8 5s are 40 plus 150, and that is 190 kg meter square per second. इतना एंगुलर मोमेंटम है। और अभी तो ये मैंने केवल साइकिल का निकाला, जब साइकिल पर आप बैठ जाओगे, जब साइकिल पर आप बैठ जाओगे तो आपका सेंटर ऑफ मास और ऊपर रहेगा, तो ग्राउंड के फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम और बढ़ जाएगा, ग्राउंड के फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम और बढ़ जाएगा, इसलिए वहां पर एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन और अलग होता है। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम कितना हुआ अभी? हाँ जी बेटा, तब इस स्थिति में यदि अपन देखें तो ऐसी चीजें आपने कभी खुली हुई घड़ी देखी हो, यदि आपने खुली हुई घड़ी जो अपने रिस्ट वॉच या इवन टेबल क्लॉक या कोई भी, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें गियर्स होते हैं, व्हील्स होते हैं जिनमें गियर्स होते हैं, और वो गियर्स इस तरह से एक दूसरे में फंसते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, पुराने टॉयज में भी बिल्कुल यही मिलता था, उसमें भी व्हील में पीछे गियर सिस्टम होता था, वो उस तरह से। और आज भी इनफैक्ट अपने जो कार वगैरह है उनमें भी अभी इस तरह के गियर सिस्टम होते हैं स्मूथ गियरिंग के लिए। ठीक है ना, तो बेसिकली यदि अपन देखें तो ये व्हील सिस्टम है।
अब इसमें इसकी रेडियस यहां से यहां तक r है और इसकी रेडियस यहां पर 2r है, ठीक है ना। इसके एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 2r है। इसका मास m है, इसका मास 4m है। मास भी इनके अलग अलग है। ये यहां पर इस तरह से गोल घूम रहा है, कितने से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो निश्चित रूप से जब ये ऐसा ऊपर चढ़ेगा तो इसको भी ऊपर चढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये ऊपर चढ़ेगा तो कैसा गोल घूमेगा, ये ऐसा गोल घूम जाएगा, क्योंकि जब ये यहाँ से गोल घूम के ऊपर चढ़ेगा तो इसको भी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ना पड़ेगा तो एक का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, दूसरे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप देखो जरा, मेरा ये वाला हाथ, यदि मैं इस हाथ को ऐसा गोल घुमाता हूं तो कैसा दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरह। देखो फिर से घुमाता हूं, ऐसा ये गोल घुमाया मैंने, कैसा घूम रहा है, घड़ी की सुई की तरह क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब इसी में देखना ये वाला हाथ, इसी में ये वाला हाथ, यदि इस हाथ को अपन देखें यहाँ पे तो ये किस तरह से फंसेगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको कैसा, ऐसा है ना, ये ऐसा ऐसा ऐसा। कहाँ पर, अरे यार, हाँ अब सही है। इसको यार एक काम करो, इसको एंटी क्लॉकवाइज, मुझे हैबिट इसकी एंटी क्लॉकवाइज की है ना, इसकी एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज, ऐसा इजी, ये ऐसा, ये जो ये ऐसा फंसता जा रहा है। हाँ, तो ये ऐसा एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में इनका एंगुलर मोमेंटम निकालो, फाइंड। इसको डिस्क शेप मानना है आपको, आपको इसको कैसा मानना है, डिस्क शेप का। अब इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, इसमें जब हम देखें तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। हम इसके रेफरेंस फ्रेम में देखें तो इसके रेफरेंस फ्रेम में कैसे देखते हैं, दोनों को एक जैसा ही रोटेट करते हुए देखते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इसमें क्या होगा, उनका एंगुलर मोमेंटम ऐड होगा। जब वो दोनों इस तरह से आएंगे तो उन दोनों का एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर ऐड होगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे यदि ये दोनों अपन ये कहें कि ये ऐसा ऐसा गोल घूमते हुए आ रहे हैं और आके यहाँ पे टकरा गए और टकरा के वो गियर कंबाइंड हो गए, तो उस स्थिति में ये दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऐड होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या मानते हैं यहाँ पर कि भाई, हाँ इसी चीज को, इसीलिए तो बेटा समझा रहा हूँ। अभी एडिशन समझ में नहीं आया, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं बताता हूँ। क्या होता है कि किसी भी पॉइंट के रेफरेंस में देखिए, जब हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो जब यदि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं घूमने में, वो दोनों एक दूसरे को घूमने में सपोर्ट कर रहे हैं। यदि सपोज करो फॉर एग्जांपल कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे होते तो क्या होता, वो एक दूसरे का अपोज करते। तो यहाँ पर जब हम दोनों गियर्स को इस तरह से फंसाते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। जब हम दोनों गियर को ऐसा फंसाते हैं तो उनकी यदि डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड होता है, और यदि हम उन्हीं गियर को एक के ऊपर एक रखें और ऐसे में यदि वो उल्टा घूम रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया आपने, दोनों की एक्सिस को कंबाइंड कर दिया, यहाँ पे दोनों की एक्सिस को कंबाइंड कर दिया।
आगे चल के रिवॉल्यूशन में रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड रिवॉल्यूशन, यस रिवॉल्यूशन सही तो बोल रहा था मैं। हाँ, आगे आके मैं अभी रिवॉल्यूशन वर्ड यूज करूंगा, है ना, कि हाँ, तो अब वहां पर रिवॉल्यूशन में क्या होगा कि ये इस पॉइंट के रेफरेंस फ्रेम में लेते हैं अपन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेफरेंस फ्रेम में। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेफरेंस फ्रेम में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की खुद की वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो वहां पर यदि अपन देखें तो जब ये ऐसा घूम रहा है तो दोनों की एक्सेस पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से एक ही डायरेक्शन में जा रही है। यदि अपन इसको रेस्ट पे मान लें 1 मिनट को, तो एक्सेस कहाँ जा रही है दोनों की? यदि ये ऐसा ऊपर जा रहा है तो इसकी एक्सेस इसके रिस्पेक्ट में नीचे जा रही है, ये यदि ऐसा ऊपर जा रहा है तो इसकी एक्सेस इसके रिस्पेक्ट में नीचे जा रही है। तो दोनों की एक्सेस उनके रेफरेंस फ्रेम में नीचे की तरफ जाती है। तो आपको बहुत ज्यादा मैं इसकी डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा उसके लॉजिक में लेके नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज इट विल टेक लॉन्गर टाइम बेटा। लेकिन हाँ, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब हम दोनों व्हील्स को इस तरह से लाकर ज्वाइन करते हैं कि उनकी सरकमफ्रेंस टच करें, उनकी सरकमफ्रेंस टच करें, तो उस स्थिति में यदि उनके रोटेशन सरकमफ्रेंस की वेलोसिटी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, सरकमफ्रेंस की वेलोसिटी वेक्टर यदि एक ही डायरेक्शन में है, तो उस समय पर हम उनके एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देते हैं। और यदि हम जब सरकमफ्रेंस को ज्वाइन कर रहे हैं और सरकमफ्रेंस की वेलोसिटी अपोजिट है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम उनकी एक्सिस एक ही बनाते हैं, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करके एक के ऊपर एक रख देते हैं, तो हम फिर चेक करते हैं कि दोनों का रोटेशन एक जैसा होना चाहिए। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि दोनों का ओमेगा सेम होना, सॉरी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए, दोनों का रोटेशन का सेंस सेम होना चाहिए। यदि एक का क्लॉकवाइज है तो दूसरे का भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में, तो अब इस स्थिति में यदि अपन टोटल करें तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, सॉरी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, एंड I1 ओमेगा 1 इज 8mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? हाँ, नाउ दैट्स अ क्वेश्चन अनदर। इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी? ध्यान से देखना, इस पॉइंट की वेलोसिटी v बराबर r ओमेगा। अब वो वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी इसके लिए भी v है और इस पॉइंट के लिए भी v है, दोनों की गैस के लिए सेम होगी v। तो इसका ओमेगा यदि ओमेगा डैश है तो हम कहेंगे ओमेगा डैश इंटू 2r। तो यहां से ओमेगा डैश बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन 2r, या हम कह दें ओमेगा अपॉन 2, v अपॉन 2r, या हम क्या कहते हैं उसको, ओमेगा अपॉन 2। क्या हो जाएगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी अलग हो जाएगी। आप देखो, बड़ा व्हील ज्यादा तेज नहीं घूमता, छोटा व्हील तेज घूमता है। आप देखो कभी भी बेटा घड़ी खोल के देखो, घड़ी खोल के देखोगे तो उसमें दिखेगा कि बड़ा व्हील जब तक एक चक्कर लगा रहा है तब तक छोटे व्हील ने 2 चक्कर लगा लिए है। बड़ा व्हील ने 1 चक्कर लगाया तब तक छोटे व्हील ने 2 चक्कर लगा लिए। कभी ऐसा देखा है? नहीं देखा है, ओके, यस देखा है। चलो मैं फिर भी बताता हूँ। एक चीज बताओ, इसमें भी गियर है इसमें भी गियर है, ये क्लियर है? दोनों में गियर, दोनों की वेलोसिटी जहां पे गियर फंस रहे हैं उस पॉइंट की वेलोसिटी दोनों के लिए सेम होगी, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं है ना, सभी को भी क्लियर है कि ये इनमें जब ऐसे फंस के चलेंगे तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, होगी सेम, ओके डन, क्लियर। तो अब यहां से ये चीज समझ आ गया भैया कि ये वेलोसिटी भी छोटे वाले के लिए भी यही होगी और बड़े वाले के लिए भी यही होगी। जब दोनों के लिए वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी किसी सरकमफ्रेंस पॉइंट की क्या होती है, v इक्वल टू r ओमेगा। सरकमफ्रेंस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है बेटा, v बराबर r ओमेगा होती है या नहीं?
तो सर्कमफ्रेंस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना। ना अब v इक्वल टू आर ओमेगा में यदि एक की रेडियस r है तो उसका ओमेगा कम होगा, उसका ओमेगा ज्यादा होगा, क्योंकि रेडियस कम है तो ओमेगा ज्यादा, तो जिसकी रेडियस ज्यादा है उसका ओमेगा कम, जिसकी रेडियस ज्यादा है उसका ओमेगा कम। क्या ये क्लियर है? आप सबको समझ में आया बेटा? प्रज्वल, तो ओमेगा दोनों के अलग अलग होंगे, आई दोनों के अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या करेंगे, इसके लिए I1 इसका ओमेगा कितना है, इसका ओमेगा कितना है, ओमेगा अपॉन 2 प्लस I2 इज दिस थिंग हाफ mr स्क्वायर ओमेगा, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये 2 से इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर देगा, सो आंसर इज 9/2 mr स्क्वायर ओमेगा। क्या है क्लियर सभी बच्चों? क्या ये चीज समझ में आई? ये 9/2 mr स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ओके डन। तो इस तरह से अपन देखें बेटा, ओमेगा बाई, अच्छा ओके, ओमेगा बाई 2 समझ में नहीं आया, नहीं ओमेगा सेम नहीं है दोनों के लिए बेटा, ओमेगा सेम नहीं है दोनों के लिए। ओके जस्ट अ मिनट, आई कम। ओके हाँ, ये दोनों, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है ना बेटा। बहुत अच्छे परफेक्शन से तो मैं नहीं समझा पाऊंगा एकदम से, लेकिन फिर भी तो फील आ जाएगा, है ना। ये देखो, ये दोनों की इस पॉइंट की देखो, अब मेरा हाथ तो स्लिप होगा, अब बहुत अच्छा, इसको कैसे रखूं मैं, मतलब ऐसा ये चिपका के ऐसा रखना है। अब मैं लाइन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लाइन पर ध्यान तुम दो, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो चिपक के चले बस। तुम देखो जरा, बड़े वाले ने कितना घूमा अभी, 1/4, छोटे वाले ने कितना घूम लिया, हाफ। यस, सेम रेडियस होती तो ओमेगा सेम, क्लियर। और यदि रेडियस अलग अलग है तो ओमेगा डिफरेंट, पक्का ना। हाँ, वरना तुम लोग और बर्तन मंगवाओगे फिर मैं पिटाई होगी, है ना। हाँ, फिर तुम लोग और बर्तन मंगवाओगे फिर मुझे ही साफ करने पड़ेंगे, है ना। हाँ ठीक है। हाँ, वो वहां का हटा दिया भाई, टाइम से मैंने पहले ही हटा दिया। हाँ, वरना तुम तो समझते हो हम। डन। क्या ये चीज समझ में आई बेटा?
8 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, कोई बात नहीं, अपन खत्म कर देते हैं अपनी क्लास। इस क्वेश्चन के साथ ही क्लास ओवर। ये क्वेश्चन तुम घर पे कर लेना यार। सुनो, अच्छा सुनो, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन हम जो मैं तुम्हें करवाने वाला था वो मॉड्यूल में दिया भी है ना। इलस्ट्रेशन जितने भी हैं वो सारे के सारे तुम पढ़ लेना, तो वो तुम्हारा हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 35 से 41 का, 35 से 41 7 इलस्ट्रेशन है ना, तो वो पूरे कर लेना अभी, तो वो हो जाएगा। चल ओके, सी यू इन द 4th लेक्चर विद थर्मल फिजिक्स। ठीक है बेटा, ओके बेटा।